जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक है मित्रता। कक्षा 10 हाई स्कूल के बच्चों के लिए हमने पहले ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय वीडियो में अपलोड कर दिया है। अब अगली क्लास या सकते हो कि अब इस क्लास में हम मित्रता पाठ के बारे में शुरू करेंगे। मैं जैसे कहता हूँ कि वो कहते हैं ना कि काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयान हो जाए, एक लीक काजल की लगी है लगी है। तो शुरुआत करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा हुआ मित्रता पाठ। तो इस पाठ में शुरुआत होता है, पाठ का नाम ही है मित्रता। पाठ का नाम क्या है भैया? मित्रता। तो मित्रता होना कैसे चाहिए, मित्र में कौन से गुण होने चाहिए, मित्र चुनते वक्त क्या ध्यान देना चाहिए, इस पाठ में हम सारी बातें सीखेंगे और जानेंगे। कहते हैं कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। कहने का सीधा मतलब है कि जब कोई युवा पुरुष, अब यहाँ युवा पुरुष अगर लेखक जी कह रहे हैं तो हम युवा पुरुष को ही नहीं, लगभग हर एक व्यक्ति जब घर से बाहर निकलता है तो उसको अपनी बाहरी संसार यानी किसी भी स्थान पर जाने के बाद अपनी स्थिति या अपने आप को व्यवस्थित करने में उसको सबसे पहले यही कठिनाई पड़ती है कि वो कम से कम किसी एक को अपना मित्र बनाए और वो अपनी स्थिति को सही रूप में जमा सके। अब वही कठिनता उसको सबसे पहले होती है। और फिर कहते हैं कि यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। फिर क्या हुआ? कह रहे हैं कि लेखक जी कह रहे हैं कि भैया यदि उसकी स्थिति यानी उस युवा पुरुष की स्थिति बिल्कुल एकांत यानी कि एकदम से एकांत यानी कि अपने में मशगूल रहने वाला, और निराली का मतलब अनोखा अगर नहीं है, उसकी ऐसी स्थिति नहीं है तो वो उसकी जान पहचान के लोग बहुत तेज़ी, धड़ाधड़ का मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ते जाते हैं। कोशिश करिएगा आप लोग कि जो भी कठिन शब्द हैं मैं अपने मैं अपने ही द्वारा कोशिश कर रहा हूँ कि जो कठिन शब्द हैं, जिन शब्दों का थोड़ा अर्थ अलग से है, कुछ नया है, उसको मैं बताते चल रहा हूँ। लेकिन यदि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे शब्द हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप पढ़ने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये इस शब्द का अर्थ क्या होगा। तो धड़ाधड़ बढ़ते यानी कि जल्दी-जल्दी हमारे पास यानी उस युवा पुरुष के पास आते जाते हैं, कह सकते हैं कि उसके मित्र बन जाते हैं। अब यहाँ इस युवा पुरुष को हम थोड़ा-सा खुद को मान लेंगे, और तो अगर खुद को ही मान लिए तो क्या होता है कि थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल-मेल हो जाता है। यानी कि बहुत ही कम दिनों में उस व्यक्ति का हेल-मेल हो जाता है। फिर क्या हुआ? यही यही हेल-मेल बढ़ते-बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। यही जो हेल-मेल का मतलब है इतना सा है कि जो मेल-मिलाप है यानी कि बार-बार मिलना, ये हेल-मेल का एक रूप है कि हेल-मेल यानी बार-बार मिलना क्या हो जाता है कि वही बार-बार मिलना ही मित्र का या मित्रता का रूप परिणत मतलब स्वरूप बन जाता है। मित्रत्व के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। जो मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। यानी कि अगर मित्र का चुनाव हम कर रहे हैं तो उसकी उपयुक्तता, उसकी ज़रूरत, उसके जीवन यानी हमारे जीवन की सफलता पर निर्भर हो जाती है। कहने का सीधा मतलब कि जैसा हमारा दोस्त होगा, जैसा हमारा मित्र होगा, जैसी हमारी मित्रता होगी, वैसी ही हमारी सफलता भी हमारे जीवन में आएगी। क्योंकि संगत
क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। कहते नहीं है कि क्योंकि संगति का मतलब संगति, संग मतलब साथ साथ गति करना, और जो साथ साथ किसी के साथ हम गति करते हैं तो उसका गुप्त प्रभाव यानी कि ना दिखाई देने वाला प्रभाव, उसका असर हमारे आचरण पर बहुत बड़ा भारी का मतलब पूरे जीवन की बात जब करें तो जीवन में जिस चीज का असर अगर हम पर पड़ रहा है तो वो बड़ा भारी होता ही है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह के संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। यानी कि हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। आरंभ और प्रारंभ दो शब्द होते हैं, थोड़ा सा समझेंगे। आरंभ क्या होती है कि कोई कार्य शुरू तो हुआ लेकिन उसको हमने फिर से एकदम पहली शुरुआत नहीं बल्कि शुरुआत हो चुकी है, हमने उसको जब समझदारी से या हम में समझ आ गई तब हमने फिर से उसको शुरू किया तो वो आरंभ कहलाया। लेकिन हमने उस समाज में रहते हुए कोई कार्य यानी कि समाज में रहने वाले लोगों की बातें या अन्य चीज़ें शुरुआत तो कर चुके थे, लेकिन जब हम युवा हुए तो फिर से एक बार समाज में प्रवेश किए। इसलिए वही कह रहे हैं कि हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त क्या होता है, कोमल का मतलब मुलायम, यानी कि जैसे एक रबड़ होता है उसको जिस आकार का चाहे हम कर सकते हैं, वैसे हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। यानी हमारे जो भाव होते हैं, जो हमारे मन के विचार होते हैं वो क्या होते हैं, अपरिमार्जित का मतलब कि किसी भी आकार में ढाल सकना, यानी कह सकते हो कि हमारे भाव उस समय बदलने योग्य और नई नई बातों पर अपने भाव प्रकट करने योग्य हम रहते हैं। और हमारी प्रवृत्ति, हमारा जो प्रकृति होती है वो भी अपरिपक्व रहती है, यानी कि पूरी तरह से पकी हुई, या कह सकते हो हम पूरी तरह से समझदार नहीं होते हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति की समान रहते हैं। हम लोग कैसे होते हैं भैया, कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। जैसे हम लोग देखे होंगे ना कि दशहरे पर या सकते हैं नवरात्रि के वक्त हम लोग कह सकते हैं कि माता जी की मूर्ति लाते हैं। वो तो पकी हुई मिट्टी का रहता है, लेकिन पकी हुई मिट्टी नहीं कह सकते, वो भी कच्ची मिट्टी ही रहती है, लेकिन उसको सुखाया रहता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं, यानी कि जो ऐसी मिट्टी जो पानी से गूंथी गई है और वो कच्ची है, और उसको जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। यानी कि हम लोग कच्ची मिट्टी, ऐसी मूर्ति हैं जो कच्ची मिट्टी से बनी हुई है। अभी हम पके हुए नहीं रहते, और हमें हमारे गुरुजी, हमारे माता पिता और हमारे समाज के अन्य लोग हमें जो चाहे वो बना सकते हैं। उनका मन करे तो हमें चाहे राक्षस बना दें, उनका मन करे तो हमें चाहे देवता बना दें। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। अब क्या बता रहे हैं, देखिए लेखक जी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बहुत बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के। अब क्या कह रहे हैं भैया कि ऐसे लोगों का साथ भी करना बड़ा ही बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। और हमको ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे लिए बहुत अधिक दृढ़ संकल्प के हैं उनमें क्या होता है, क्योंकि हमें उनकी हर बात का बिना विरोध करके मान लेनी पड़ती है। और होता क्या है कि हमें उनकी जो दृढ़ संकल्प का इतना सा मतलब जो हमसे अधिक उम्र के लोग हैं, तो उनमें क्या होता है कि कोई भी बात और कोई भी कार्य करने का जो
जुनून होता है वो अधिक होता है। और हम करते क्या है, अगर उनका साथ करते हैं तो वो भाई, अभी हम तो छोटे हैं और हम समझते हैं कि चलो ठीक है आज नहीं हुआ तो कल करेंगे, लेकिन उनमें क्या है कि आज ही करना है। और उनका साथ, चलो ठीक है साथ किए तो अच्छा तो हुआ, लेकिन हम उस तरीके से अभी हम अनुभव हमको कम रहता है, और हम अगर कोई कार्य एक ही बार में करेंगे तो हमें टूटने का डर होगा, और वो लोग क्या होता है उनका अनुभव अधिक होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उनकी और उनसे सबसे बड़ा खतरा क्या है कि आप उनके साथ रहेंगे तो आप उनको बड़ा मानेंगे, और बड़ा मानेंगे तो आप क्या करेंगे, आप यही सोचेंगे कि भैया हैं, जो कहेंगे इनकी बात सारी सच ही होगी, और आपको विरोध भी नहीं कर पाएंगे और आपको सारी बात मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है। पहला तो ये हुआ भैया कि ऐसे लोग जो आपसे बड़े हैं, आपसे अधिक समझदार हैं, अगर उनका आप साथ कर रहे हैं, उनकी मित्रता, उनको अपना मित्र बना रहे हैं, तो वो भी बुरे हैं, वो थोड़ा बहुत बुरे हैं कि हाँ आप वो अच्छा ही बताएंगे लेकिन आपके लिए बुरा हो जाएगा। किस वजह से बुरा हो जाएगा कि उनकी बात को आपको बिना विरोध के, यानी कि अच्छा बोलें या खराब, आपको मान लेनी पड़ेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के सारे फैसले अच्छे ही हों। हो सकता है उसके लिए अच्छे हों लेकिन आपके लिए अच्छे ना हों। फिर कह रहे हैं ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। अब ये भी बड़ी बड़ी विडंबना है कि ऐसे लोगों का भी साथ नहीं करना है, ऐसे भी लोगों का साथ नहीं करना है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। यानी कि ऐसे लोग होते हैं ना जिनको बोलते हैं कि चुपघड़, एक शब्द होता है चुपघड़। चुपघड़ का इतना सा मतलब है कि ऐसे लोग होंगे जो आपके अच्छा हो या बुरा उस पर नहीं ध्यान देंगे, आप कुछ भी बोलेंगे तो वो बस तैयार रहेंगे कि हाँ इनकी बात को हाँ में हाँ मिला दिया जाए। और हाँ में हाँ एक पाठ आप पढ़े होंगे, उसमें क्या होता है, हाँ में हाँ मिलाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। और कहते हैं कि कोई भी कार्य डर से ही होता है। तो हम कोई बात कहेंगे वो सीधा बोलेंगे हाँ भैया बहुत अच्छी बात आपने कही, और आप क्या समझेंगे, अरे भैया हम जो बोलते हैं वो सबसे अच्छा होता है। तो अंत में वही कहते हैं कि पहला तो मित्रता करने के लिए हमको क्या बताया गया, पहला यह भी है कि हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं, ऐसे लोगों को मित्र नहीं बनाना चाहिए जो जिनकी बात मानने के लिए हमें विरोध भी ना कर पाए। और ऐसे लोगों का भी साथ नहीं करना चाहिए कि जिनकी बात जो लोग हमारी बात मान लें, ना ही हमको थोड़ा समझाएं भी, यानी कोई भी दिक्कत ना करें और अन्यथा हमारी बातें सब मान ही लें। तो वही कह रहे हैं कि दोनों अवस्थाओं में यह भय रहता है कि उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। और दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम ही रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए, विवेक मतलब बुद्धि समझदारी से अगर काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता। पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम कम लेते हैं। युवा पुरुष यानी कि खून की गर्मी, समझदारी का अभाव होने की वजह से वे समझदारी से काम ही नहीं लेते। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। अब देखो लेखक ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, बहुत लायकदार उदाहरण दिया है कि भैया अगर जब हम घोड़ा लेने जाते हैं या घोड़े जैसी एक वस्तु लेने जाते हैं जो कीमती तो होता है, लेकिन हम उसको लेते वक्त ये बहुत ही तरीके से भैया बहुत लोगों से पूछते हैं कैसा घोड़ा हमको लेना चाहिए, उसके बारे में सारे गुण, ये दौड़ पाता है कि नहीं पाता, ये किसी को मतलब कह सकते हैं कि हानि तो नहीं पहुंचाएगा, ये सीधा तो है, लेकिन सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हम मित्र बनाते हैं तो हम ये सारी बातों का परख क्यों नहीं करते।
फिर कह रहे हैं कि वे उसमें सब बातें अच्छी मानकर उनका पूरा विश्वास जमा लेते हैं। हमें मित्र जब बनाएं हम, तो हमको ये नहीं सोचना है कि हमारा मित्र जो अच्छा है, क्योंकि जब भी आप किसी से पल भर मिलेंगे तो पल भर का व्यवहार वो कोशिश करेगा कि भैया मैं पल भर के लिए किसी मिल रहा हूँ तो मैं अच्छा ही उसके सामने बना रहूँ। और पल भर का हम क्या करते हैं, पल भर के व्यवहार को ही देखकर क्या करते हैं, उसको मित्र बना लेते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी और सबसे बुरी बात है। अब क्या करते हैं हम लोग, हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बातें देखी और किसी में देखकर लोग चटपट अपना बना। चटपट मतलब बहुत जल्दी से, तत्काल, यानी थोड़ा सा भी सोचा समझा नहीं और उसको अपना मित्र बना लिया। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सोचती कि यह ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत ही सुगम हो जाता है, यानी सरल हो जाता है। उसके आत्मशिक्षा का इतना सा मतलब है कि अपनी स्वयं की शिक्षा, अपने स्वयं को सिखाना। दूसरे लोग तो हमें बहुत सिखाने आएंगे, लेकिन जो हमसे खुद की सीख मिलेंगी वो हमारे दोस्त, हमारे मित्र ही हमको सिखाते हैं। एक प्राचीन विद्वान का वचन है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है भैया। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ मतलब मजबूत करेंगे। उत्तम का मतलब अच्छे, संकल्पों माने कार्यों में, यानी कि अच्छे कार्यों में हमें मजबूत करेंगे। दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, यानी कि दोष यानी जो बुराइयां होंगी, त्रुटियां मतलब जो गलतियां होंगी उससे हमें बचाएंगे। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, यानी कि हमारे जो सत्य होगी, पवित्रता होगी और मर्यादा के जो प्रेम होगा उसको क्या करेंगे, पुष्ट मतलब और भी जो उसमें त्रुटियां होंगी उसको दूर करके उसको हष्ट को स्वस्थ बनाएंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब हमें सचेत करेंगे। जब भी हम कुमार्ग मतलब गलत रास्ते पर थोड़ा सा पैर आगे बढ़ाए तो हमें सचेत करेंगे, भैया अभिषेक आप इस मार्ग, ये गलत मार्ग है, इस पर चलना गलत है। और आपको अच्छे समझाएंगे ताकि आप क्या करें, जब भी आप हतोत्साहित होंगे, हतोत्साहित मतलब किसी कार्य करने का मन नहीं होगा तो आपको वो उत्साहित करेंगे। आपको वो बहुत सी बातें बताकर, बहुत से बड़े बड़े लोगों जो उत्साहवर्धक कार्य कर चुके हैं उनको आप उनकी बातें बताकर आपको उत्साहित करके कोशिश करेंगे कि आप हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही करें। सारांश यानी कि इसका जो सार है उसका ज्ञान हमको क्या मिला, शिक्षा जैसे हम पढ़ते थे ना पहले कि भैया इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, तो इतना पढ़ने के बाद हमने क्या सीखा, यही सीखा कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। यानी कि हमें वे उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह, उत्तमता पूर्वक मतलब अच्छी तरह से या अच्छी तरह से जीवन निर्वाह मतलब जीवन बिताने कि में हर तरह से सहायता देंगे। और सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। यानी कि अगर सच्ची मित्रता है, ये दो मित्र ऐसे हैं जो सच्चे हैं, जो वास्तव में एक दूसरे के मित्र हैं, तो उनके बीच अच्छी से अच्छी वैद्य की सी निपुणता, वैद्य यानी डॉक्टर के जैसा क्या होती है, अनुभव। और परख का मतलब कि एक दूसरे को परख लेना, परख का मतलब इतना सा खोज कर लेना। सिर्फ परख हमने पढ़ा होगा, पहले हम जब प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे तो उसका परख, किताब का नाम परख मतलब परखना, जांच करना, खोज करना। यानी कि दो मित्र अगर एक दूसरे को सच्चा मानते हैं तो उनके बीच क्या होता है, बहुत अधिक कुशलता होती है। निपुणता का मतलब कुशलता भी होता है, परख मतलब खोज की भावना होती है। वो एक दूसरे के लिए खोजी होते हैं,
कुशल होते हैं और एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, डॉक्टर का भी काम करते हैं। और अच्छी से अच्छी माता का साथ धैर्य और कोमलता होती है। और क्या होता है, एक अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य, यानी माता के पास जितना धैर्य होता है, अगर आपके पास अच्छा मित्र है तो उसके पास वो भी माता की तरह ही आपके लिए वो धैर्य रखेगा। और कहते हैं कि कोमलता, यानी कि उसका हृदय भी बड़ा कोमल होगा। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए, यानी कि ऐसी ही जैसे एक माँ के समान, डॉक्टर के समान उसको मित्र बनाने चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं अब इतना तो बात थोड़ी सी हाँ हमको समझ में आई कि हमें ध्यान देना चाहिए किन कैसे कैसे मित्र को बनाना चाहिए, उसमें क्या क्या बातें ध्यान देनी चाहिए कि हमें बुरा ना बना सके, कोशिश करें कि हम अच्छा ही बने। फिर कह रहे हैं कि छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। छात्रावास मतलब जैसे हम पढ़ेंगे हॉस्टल, हॉस्टल का मतलब जहाँ बच्चे अपने घर से दूर रहकर विद्यालय में जाते तो हैं, कॉलेज में जाते तो हैं, लेकिन रहने का स्थान उनका जो होता है वो छात्रावास होता है। फिर कह रहे हैं कि वहाँ पर तो मित्रता की धुन, धुन मतलब एकदम जिद सवार रहती है कि कोई मित्र हमें मिल जाए। और मित्रता का जो भाव होता है वो हृदय से ऐसे निकलता रहता है, बहता रहता है कि कब ऐसे मित्रता का भाव ऐसे निकलता रहेगा एक दूसरे से, सबके हृदय से ऐसे मित्रता का भाव निकलता रहता है, तो सब चाहते हैं कि एक दूसरे के हम मित्र बन जाएं। फिर कह रहे हैं पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है और ना उतनी खिन्नता। जैसे क्या होता है, अगर हम दो मित्र हैं तो उतनी ही उमंग और उतना ही गुस्सा भी होगा, जिससे हम प्यार करते हैं उससे ही गुस्सा भी करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं, स्नेह मतलब प्रेम के जो बंधन होते हैं, जो पुराने मित्र होते हैं उनसे जो प्रेम का बंधन होता है उसमें ना तो उतना उमंग मतलब ना खुशी उतनी रहती है और ना ही उनसे रूठने का कोई बहाना रह जाता है। आगे कह रहे हैं कि बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। फिर बता रहे हैं लेखक जी कि जो बचपन की मित्रता होती है उसमें जो मग्न करने वाला आनंद, वाह क्या बात है, क्या आनंद रहता है जब हम छोटे छोटे रहते हैं तो बस हमारा मित्र मिल जाए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, न खाने का होश, न कहीं जाने की खबर, न मम्मी न पापा न भैया न दीदी का भी, फिर सिर्फ हमारा दोस्त हमारे पास होना चाहिए। यानी कि कितनी तड़प जो होती है, वही कह रहे हैं कि जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है वह और कहाँ। और उस समय आप क्या है कि अभी आपको कोई बोले तो आप समझते हैं कि चलो ठीक है इसमें होगा कोई, हम बुरा माने या ना माने हमारी मर्जी है। लेकिन जब छोटे रहते हैं तो हमको क्या होता है, जल्दी से हम बुरा भी मान जाते हैं, ईर्ष्या भी करने लगते हैं और जल्दी से हम क्या होते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में हम सब भूल जाते हैं और कह रहे हैं कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसी मीठा, यानी मधुरता का मतलब प्यार, कैसी अनुरक्ति का मतलब दूर हो जाना, यानी कैसी मधुरता का मतलब कैसा पास आ जाना और कैसा दूर हो जाने। हम उस समय अपने मित्र से दूर भी हो जाते हैं जल्दी से और जल्दी से पास भी आ जाते हैं। कैसा अपार विश्वास होता है, विश्वास भी बड़ा अपार होता है, यानी कि जो विश्वास होता है वो कभी टूटने वाला नहीं होता। आगे कह रहे हैं कि हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, यानी कि जैसे ज्वालामुखी से ज्वाला निकलती है वैसे ही हमारे हृदय से क्या होता है, विचारों का उद्गार होता है, प्यार की भावनाओं का उद्गार होता है, निकलते रहते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है, जो उस समय में हम रहते हैं वो ऐसा लगता है कि इससे इससे अच्छा कोई समय ही नहीं, इसी समय अगर जो जीवन हमने जी लिया उससे प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं में मन में रहती हैं। और क्या होता है, भविष्य यानी कि जो आने वाला समय में उसके बारे में हमको ऐसा लगता है कि जब आज इतना अच्छा है तो कल कितना प्यारा होगा। हम क्या करते हैं, बहुत से ऐसी कल्पनाएं कर लेते हैं, ऐसे मन में सपने सजा लेते हैं कि क्या उससे कितनी जल्दी बातें लगती हैं। यानी जब हम सपने देखते हैं
भविष्य के बारे में तो बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और हमारा मन एकदम खुश हो जाता है। कितनी जल्दी बातें लगती हैं, कितनी जल्दी मानना और मनाना होता है। यानी कि थोड़ी ही देर में बातें लग ही जाती हैं और थोड़ी ही देर में अगर मना लिए तो हम मान भी जाते थे। फिर सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल-पुथल का भाव भरा हुआ है। जो सहपाठी मतलब साथ पढ़ने वाले की जो मित्रता होती है, सहपाठी की मित्रता, अगर इस उक्ति में देखा जाए, इस कह सकते हो कि वाक्य में देखा जाए, तो हृदय के कितने भारी उथल-पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़ और शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन के झंझटों से चलता नहीं। बस आज के लिए इतना ही। अगर हम सारांश की बात इतना सा करें तो हम लेखक के अनुसार हम इतना ध्यान दें कि हाँ, इस पाठ में हमको ध्यान देना चाहिए कि जब हम समाज में प्रवेश करते हैं तो हम बस इतना कोशिश करते हैं कि हमारा कोई मित्र बन जाए, और मित्र बनाते वक्त हम ये ध्यान दे ही नहीं पाते, उतनी समझदारी हमारे अंदर नहीं रहती कि हम कैसे मित्र बनाए ताकि वो हमको अच्छा ही बनाए, ठीक ठाक बनाए, बुरा ना बनाए। इसी समस्या को हल करने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक पाठ लिखा, एक उपन्यास लिखा, एक कहते हैं कि निबंध लिखा, उपन्यास नहीं बल्कि निबंध लिखा मित्रता के बारे में। उसमें उन्होंने सारी तरीके बताया कि हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे दृढ़ संकल्प हों, क्योंकि उनकी सारी बातें हमको बिना किसी विरोध के मान लेनी पड़ती है। और ऐसे भी लोगों को साथ करना बुरा है जो क्या करते हैं, ना ही हमारा विरोध करेंगे और ना ही हमारे साथ रहेंगे, बल्कि हम पर क्या करेंगे, बस वो हमारी हाँ में हाँ मिलाएंगे और अंत में हमको क्या होता है, बाद में पता चलता है कि ये तो हमारा मित्र नहीं बल्कि क्या था, हमने एक बात बताई थी, चुगघड़। जो चुगघड़ई करता है, आपकी बात में हाँ मिलाता है, समझिए वो सबसे बुरा व्यक्ति है। जो आपकी बात में थोड़ा सा भी ये नहीं ध्यान देता कि हो सकता है कि मैं जो फैसला कर रहा हूँ गलत भी हो सकता है। फिर आगे कह रहे हैं कि हम लोग तो देखते हैं कि भैया घोड़ा लेते हैं तो बहुत सी चीज़ों का परखते हैं, लेकिन हम क्या एक मित्र बनाते वक्त नहीं क्या घोड़े जैसी परख नहीं कर सकते। मित्र क्या होता है, विश्वास पात्र मिल जाए तो बड़ी ही सुविधा हो जाती है, एक औषधि के समान होता है। आज के लिए इतना ही, हम कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।